हेलो दोस्तों, मैं अदिति की वाणी यूट्यूब चैनल से। दोस्तों, आज की कहानी मुझे जबलपुर की रहने वाली निक्की केवट जी ने भेजी है। ये कहानी एक श्रापित गुड़िया की है। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी कहानियों को लाइक और शेयर करें। और अगर आप भी मुझे अपनी कुछ कहानियाँ भेजना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी अदिति की वाणी में मुझे भेज सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। श्राप शब्द जितना छोटा, उससे जुड़े रहस्य कभी कभी उससे भी कहीं ज़्यादा बड़े और खौफनाक होते हैं। मध्य प्रदेश जिला का एक छोटा सा गांव जो दशकों पहले अपने गांव में समय समय से होने वाले उत्सवों और हाट बाज़ारों के लिए प्रख्यात था। इस गांव में लगने वाला हाट बाज़ार आसपास के लोगों के लिए हमेशा ही चर्चा के विषय का कारण रहा, और वो इसीलिए क्योंकि इन बाज़ारों में आकर्षण का मुख्य कारण थी वे सभी दुकानें जिनमें तरह तरह की गुड़ियों की बिक्री की जाती, जिन्हें गांव के लोग स्वयं अपने हाथों से बनाते। वे सभी इतनी सुंदर और इतनी सजीव होती कि किसी के लिए भी उनकी सुंदरता को नकारना नामुमकिन था। अलग अलग कलाओं में सुंदर और चमकदार कपड़ों में सुसज्जित की हर किसी की जुबान पर उनकी तारीफ के लिए शब्द रखे ही रहते। और उसी गांव के एक हाट बाजार के विक्रेता श्याम सुंदर जी, जिनका परिवार कई वर्षों से गुड़ियों का निर्माण और बिक्री करता आया, और इसी व्यवसाय से उनके परिवार का भरण पोषण भी होता। उनके परिवार में उनकी पत्नी और उनके 2 बच्चे रानी और विधान थे। गांव में लगने वाले हाट बाजार से कुछ माह पूर्व श्याम सुंदर जी गुड़ियों के निर्माण में होने वाली सभी जरूरी चीज़ों की खरीदारी के लिए दूसरे गांव गए थे, और हर बार की तरह वो इस बार भी विधान को अपने साथ ले गए। सभी ज़रूरतों का सामान लेकर वे अपने बेटे के साथ वहाँ के एक छोटे से भोजनालय में खाने के लिए गए। खाने के दौरान विधान को अपने पीछे कोने में रखी एक गुड़िया दिखी, जिस पर शायद बाकियों की नज़र नहीं गई थी, क्योंकि वो देखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। धूल मिट्टी की वजह से पूरा चेहरा गंदा हो चुका था, कपड़े भी जगह जगह से फटे हुए और बालों पर मोटी मोटी गांठें पड़ चुकी थी। वहीं उसके होठों के पास लाल रंग के कुछ सूखे हुए निशान थे, पर फिलहाल उसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल था कि वो किस चीज़ के थे। पर उन सब के साथ ही उसके पूरे शरीर में जगह जगह टाके के निशान थे, जो उसे और भी ज़्यादा डरावनी बना रहे थे। इसके बावजूद विधान की नज़रें उस पर ही टिकी हुई थी। वो बार बार उसे देखकर मुस्कुरा रहा था, और बदले में वो भी मुस्कुरा रही थी। जब उनके जाने का समय हुआ तो अपने पिता के साथ जाते वक्त विधान बार बार उस गुड़िया को ही पलटकर देख रहा था, और जब उस गुड़िया ने विधान को खुद से दूर जाते देखा तो उसके चेहरे पर कुछ वक्त पहले जो मुस्कुराहट थी वो मायूसी में बदल गई। उसकी दाईं आंख से आंसू की एक बूंद उसके गालों पर आ गिरी, वो भी लाल रंग की। जब विधान ने ये देखा तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, और उसने अपने पिता का हाथ कुछ वक्त के लिए छोड़ा और फौरन उस गुड़िया के पास जा पहुंचा, और बिना किसी की नज़रों में आए उसे अपने साथ लाए हुए कपड़े में लपेटकर बाकी सामानों के साथ रख दिया। घर पहुंचते ही विधान ने उसे अपने बाकी के सामानों में छुपा दिया, और सारे दिन की भागदौड़ की वजह से वह जल्दी ही सो गया। उस दिन सब सही था, पर विधान अपने दोस्तों के साथ खेलने में इतना व्यस्त हुआ कि वो उस गुड़िया को ही भूल गया। अगले 2 दिन तक जब विधान को उसका ख्याल नहीं आया, तब तीसरी ही रात पूरे रात भर
घर में किसी के चलने की आवाज़ आती, और वो भी आवाज़ें ऐसे होती जैसे कोई घिसट रहा हो। और ये वही थी जिसका एक पैर टूटा हुआ था, जिस पर विधान का ध्यान नहीं गया। अब ये रोज का ही काम बन गया था। विधान की माँ हर रात आने वाली उन आवाज़ों से परेशान थी, पर श्याम सुंदर इसे उनका वहम कहकर उन्हें शांत करा देता। पर इन सब के साथ ही एक और घटना उनके घर में और उनके घर के आसपास घटने लगी। हर सुबह उन्हें अपने घर में किसी के खून से सने पैरों के निशान दिखते, जो बेहद छोटे थे, और निशान ऐसे जैसे कोई चीज़ घसीटी गई हो। और उन्हीं निशानों से जुड़ी एक खबर कि पिछले 2 दिन से कोई बड़ा सा जानवर छोटे छोटे जानवरों जैसे बिल्ली, चूहे, चमगादड़ उन्हें अपना शिकार बना रहा था, जिसकी हड्डियां भी किसी को नहीं मिलती, और अगर मिलती भी तो किसी की आँख, किसी के पंख और किसी का कटा हुआ पैर। नज़ारा भयानक था, पर यह किसी बड़े जानवर का काम है, सभी इस बात पर एकमत थे। इसीलिए किसी ने भी इस बात को ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया। वहीं एक रात जब विधान की माँ की नींद खुली तो उन्हें फिर से वही आवाज़ें आने लगी। पर आज उन्होंने जब उस आवाज़ का पीछा किया तो उन्हें विधान के कमरे में, जहाँ अंधेरा था, जिसमें चीज़ें साफ नहीं थी, पर उन्हें विधान के सीने पर बैठी एक परछाई नजर आई, जिसकी आकृति दीवार पर साफ थी। खुले हुए बाल जो पूरी तरह से हवा में उड़ रहे थे, और मुंह से टपकती हुई लार जो सीधा विधान के ऊपर गिर रही थी। इस नज़ारे को देखने के बाद जब विधान की माँ ने एक झटके से उस कमरे का दरवाज़ा खोला तो सब कुछ सामान्य था, वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं। और इसे अपना वहम समझकर जब वो वापस जाने के लिए मुड़ी, तभी दरवाजे के पीछे से वही गुड़िया अपने एक पैर पर घसीटते हुए कमरे से बाहर आई, और उसी अंधेरे का फायदा उठाकर उसने विधान की माँ के पैर पर हमला कर दिया, और एक ही बार में उनके पैर को लहूलुहान कर दिया। दर्द से छटपटाती हुई वो बार बार मदद की गुहार लगा रही थी, और उनकी वो चीख सुनकर श्याम सुंदर और पड़ोस के लोग ने जब उनकी हालत देखी तो वे सब एक पल के लिए डर से गए, क्योंकि उनके पैर पर बहुत गहरा घाव था, पर आसपास कुछ नहीं था। किसी तरह उनका इलाज कराया गया, पर इस हादसे के पीछे का कारण कभी पता नहीं चल सका, और ये बात यहीं खत्म हो गई। गांव में लगने वाले हाट बाजार में सिर्फ कुछ हफ्ते बाकी थे, और सभी उसकी तैयारियां करने में लगे हुए थे। श्याम सुंदर जी के घर की साफ सफाई करने के दौरान घर के काम करने वाले कुछ लोगों को वही गुड़िया मिली। सभी पहली नजर में उसे देखकर डर से गए, पर वो महज एक बेकार सी गुड़िया है जिसका कोई मतलब नहीं, ये सोचकर उन सभी ने उसके रंग रूप और दशा को लेकर उसका बहुत मजाक उड़ाया। और उनकी आवाज सुनकर जब घर के बाकी लोग वहां पहुंचे तो सभी उस गुड़िया को बहुत ही अजीब सी नजरों से देखने लगे। कोई भी उसे भर नजर नहीं देखना चाहता था। एक अजीब सी मनहूसियत थी उसके चेहरे में। पर इससे पहले कि उसे कूड़ेदान में फेंका जाता, विधान ने उस गुड़िया से जुड़ी बातें सभी को बता दी, जिस पर उसे डांटा भी गया। पर उस गुड़िया को ना फेंकने वाली उसकी जिद के आगे श्याम सुंदर जी ने उसे नहीं फेंका, पर अपनी पत्नी के समझाने पर वे उसे घर भी नहीं रख सकते थे, जिसके चलते उन्होंने उस गुड़िया को साफ किया, सजा धजा कर उसे हाट बाजार में उसे बेचने का फैसला किया। और बेहद सुंदर तो नहीं, पर अब वो देखने लायक जरूर हो गई। पर शरीर पर उसके वो टाके के निशान वो वैसे ही रहे।
हाट बाजार में आने वाले हर व्यक्ति उसे देखकर उसका मजाक उड़ाता, पर कोई भी उस अजीब सी दिखने वाली गुड़िया को नहीं खरीदता। दिन गुजरने के साथ ही उस गांव में अजीब सा मातम छाने लगा। वो हर व्यक्ति जिसने उस गुड़िया का मजाक उड़ाया वो बहुत ही भयानक मौतें मरने लगा। 10 दिन में लगभग 50 मौतें, पर कारण किसी को नहीं पता। अब तक इन मौतों को हादसा समझने वाले गांव वाले अब दहशत में आ चुके थे, और जब किसी को भी कोई रास्ता नजर नहीं आया तब गांव के पंडितों ने पूजा अर्चना शुरू कर दी। और जब उन्हें भी गांव में छाई इस मनहूसियत का पता ना चला तब दूसरे गांव से एक विद्वान पंडित को बुलाया गया, जो पूरे गांव का भ्रमण करते हुए श्याम सुंदर जी के घर जा पहुंचे, जहां उन्हें वही गुड़िया नजर आई, जिसके चेहरे में अब भी मनुष्यत ही नजर आ रही थी। और जब उन्होंने पास जाकर उस गुड़िया को करीब से देखना चाहा तब उसमें से बेहद धीमी पर डरावनी आवाजें आ रही थी। जब वो अपने कानों को उसके आधे खुले हुए मुंह के पास लेकर गए तब उनके माथे पर पसीने की बूंदें उभरने लगी। पर इससे पहले कि वो उन आवाजों को पूरी तरह से समझ पाते, उस गुड़िया ने एक जहरीली मुस्कान के साथ उनके कान को ही काट लिया। और अगर सही वक्त पर उनके सेवकों ने उस गुड़िया को उनसे दूर ना फेंका होता तो शायद वो उनके पूरे सर को ही अपना निवाला बना चुकी होती। उसकी पकड़ से छूटकर उस विद्वान पंडित ने जैसे ही गंगा जल की कुछ बूंदें उस पर फेंकी तो उसके पूरे शरीर से गहरे काले रंग का धुआं सा उठने लगा, और जहां जहां टाके लगे थे वहां से खून रिसने लगा। उन्होंने जल्दी से कुछ अभिमंत्रित धागों को उस कमरे की हर एक खिड़की को अंदर से बंद करते हुए बांध दिया। पर तभी वो गुड़िया एक बनावटी मुस्कान लिए कमरे की दीवारों को सहारा लिए घिसटने लगी, और उसके शरीर से निकलने वाले खून वो पूरे कमरे में फैलकर एक दुर्गंध फैलाने लगा। और जब पंडित जी उसका स्पर्श किए तो वो बेहद गर्म था, बिल्कुल खौलता हुआ। तभी वो घिसटते हुए एक कोने में जाकर खड़ी हो गई। कमरे में ज्यादा रोशनी ना होने की वजह से उसकी परछाई दीवार में साफ थी। वही बिखरे बाल, पर इस बार उसकी आवाज में एक साथ और भी कई आवाजें थी जो उसके मुंह से बाहर निकल रही थी। एक से एक बेहद डरावनी आवाज, जिससे पूरे कमरे में डर का माहौल बन गया। घर के सभी लोगों को पहले ही घर से बाहर कर दिया गया था, पर उस कमरे में मौजूद बाकी लोगों की आंखों में एक डर सा उभरने लगा, क्योंकि वो गुड़िया कभी हंसती, कभी रोती तो कभी गुमसुम सी बैठ जाती। पर पंडित जी समझ चुके थे ये एक श्रापित गुड़िया है जिसे खत्म नहीं किया जा सकता। इसीलिए उन्होंने जल्दी से अपने सेवकों को कमरे से बाहर भेजा और खुद भी कमरे से बाहर आकर दरवाजे पर ढेर सारे अभिमंत्रित धागे बांधकर एक कवच बना दिया, और घर के सभी सदस्यों को उस घर में दोबारा कभी न लौटने को कहा। घर से बाहर आकर पंडित जी ने सभी को उस श्रापित गुड़िया का रहस्य बताया कि वो करीब 100 सालों से भ्रमण कर रही है। वो जिस भी जगह जाती वहां के लोगों को जिंदा ही खा जाती है, और सिर्फ इतना ही नहीं, वो अपने श्राप के कारण वो उनकी आत्माओं को अपने अंदर समाहित कर लेती है। अलग अलग तरह की वो सभी आवाजें जो उस कमरे में गूंज रही थी, वो सभी उन आत्माओं के चीखने और चिल्लाने की आवाज है। जो दर्द उन्होंने अपनी मौत के समय महसूस किया वो आज भी उनकी आत्माएं महसूस करती हैं, और उन सभी आत्माओं की चीखें और उनका दर्द ही है जो उसे ताकत देता है। बिना श्राप की वजह का पता चले उसे खत्म करना नामुमकिन था, इसीलिए उसे बंदी बना दिया गया, पर सिर्फ तब तक जब तक कि उसका संबंध किसी बाहरी व्यक्ति से नहीं होता। इस पूरे रहस्य को जानने के बाद
किसी ने दोबारा उस घर की तरफ मुड़कर नहीं देखा। 2 महीनों तक गांव में कोई मौत नहीं हुई, जिससे लोगों को लगने लगा उस श्रापित गुड़िया का श्राप खत्म हो गया है। पर तीसरे ही महीने में रात के वक्त गांव के लोग अचानक से एक एक कर गायब होने लगे, जिसका कभी कुछ पता नहीं चला, जिससे गांव में धीरे धीरे सन्नाटा पसरने लगा। वहीं श्याम सुंदर जी के घर में उनका बेटा विधान दिन ब दिन खामोश रहने लगा, बेहद गुमसुम, ना खेलना, ना पढ़ना, ना कुछ और। कुछ ही दिनों बाद रात के करीब 3 बजे विधान की मां की नींद किसी आवाज से टूट गई। जब उन्होंने अपने बच्चे के कमरे में जाकर देखा तो वहां विधान नहीं था। उसे ढूंढते हुए वे अपने पुराने घर, जो नए घर से कुछ ही दूरी पर था, वहां जाने वाले रास्ते पर उन्हें विधान नजर आया। उसका पीछा करते हुए वे उस घर में दाखिल हुई, पर उन्हें कहीं कोई नजर नहीं आया। पर वापस जाने के लिए जब वो मुड़ी, तब बरामदे में सबसे आखिरी कोने में उन्हें जमीन पर बैठा विधान नजर आया। पास जाकर देखा तो एक हट्टा कट्टा सा आदमी, जो शायद गांव का ही था। विधान उसके सीने पर बैठा उसका दिल खा रहा था। विधान के हाथ, मुंह, यहाँ तक कि उसका पूरा शरीर भी गर्म खून से पूरी तरह सना हुआ था, जो मुर्दे के शरीर से निकल रहा था, जिसका दिल विधान बड़े मजे से खा रहा था, वो भी एक भयानक आवाज के साथ। ये नजारा बेहद खौफनाक था, पर उससे भी भयानक कुछ और था, और वो था पीछे दीवार में नजर आने वाली विधान की परछाई। बेशक विधान की मां की नजरों के सामने उसका बेटा था, पर परछाई उसी श्रापित गुड़िया की थी, जिसके बाल पूरी तरह से हवा में उड़ रहे थे। तभी उन्हें पंडित जी की कही बातें याद आई कि उसकी आजादी के लिए किसी का उस श्रापित गुड़िया से संबंध होना जरूरी है, जिससे उन्हें याद आया कि जब उस रात किसी ने उन पर हमला किया था, तब उन्होंने विधान के मुंह में कुछ लाल रंग के निशान देखे थे। शायद उस रात उस श्रापित गुड़िया ने पहली बार विधान को खून पिलाकर उससे अपना संबंध जोड़ा था, जिससे वो उसके श्राप से जुड़ गया और उसका साथी बन गया। सारी बातों को समझने के बाद जब उन्होंने डर से पीछे जाने की कोशिश की, तब तक विधान की नजर उन पर पड़ चुकी थी। और अगली सुबह गांव में उस आदमी के साथ साथ विधान के मां के भी लापता होने की खबर फैल गई। उन सभी लापता लोगों का कभी कुछ पता नहीं चला, पर इसे उस श्रापित गुड़िया का श्राप समझ धीरे धीरे पूरे गांव में गुड़ियों का हाट बाजार लगना बंद हो गया, और एक खौफनाक डर की वजह से सभी एक एक कर उस गांव को खाली कर दूसरे गांव में जाने लगे, क्योंकि कुछ ही महीनों में पूरे गांव में एक गहरी शांति पसर चुकी थी, जैसे वो गांव नहीं बल्कि कोई कब्रिस्तान हो।